हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो इस वक्त वेस्ट बंगाल में चल रही है। देखिए, इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन पावर ट्रांसफर होने को लेकर एक अजीब सा डेडलॉक बन गया है। और सच कहूं तो ये सिर्फ हार जीत का किस्सा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस शोर शराबे को साइड में रखते हैं और बिल्कुल क्लियर फैक्ट बेस्ड तरीके से इस पूरे स्टैंड ऑफ को समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस पूरे मजे को सॉल्व करने के लिए हमने इसे 6 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम रिजल्ट के ड्रामा को समझेंगे, फिर पॉलिटिकल क्लेम्स, और उसके बाद सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी और गवर्नर के पावर्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद पास्ट एग्जाम्पल्स और सोल्यूशन पर बात करेंगे। बस ये रोड मैप फॉलो करते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की शुरुआत कहां से हुई? ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और इस इलेक्शन रिजल्ट ड्रामा को देखते हैं। अगर आप सिर्फ डेटा को देखें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इलेक्शन कमीशन के फाइनल नंबर्स के हिसाब से 294 सीट्स वाली असेंबली में बीजेपी ने 207 सीट्स के साथ एक मैसिव मेजॉरिटी क्रॉस कर ली है। वहीं पिछले 15 साल से पावर में रही टीएमसी सिर्फ 80 सीट्स पर सिमट गई हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका क्या था? आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार गई हैं। ये वो हार्डकोर फैक्ट्स हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। और बस यहीं से शुरू होता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतनी क्लियर मेजॉरिटी किसी और पार्टी को मिलने के बावजूद आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने सीधे तौर पर रिजाइन करने से मना कर दिया है। उनका स्टेटमेंट काफी हैरान अंगेज है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो राजभवन जाकर रेजिग्नेशन नहीं देंगी, क्योंकि उनके हिसाब से मॉरली उन्होंने ही ये इलेक्शन जीता है। अब आप ही सोचिए, इलेक्शन हारने के बाद भी पावर ना छोड़ने की ऐसी जिद इंडियन पॉलिटिक्स में सच में काफी रेयर है। अब सवाल ये उठता है कि जब नंबर्स इतने क्लियर हैं तो आखिर ऐसी स्टेटमेंट क्यों आ रही हैं? आइए उन क्लेम्स पर नजर डालते हैं जो दोनों पार्टीज की तरफ से लगातार उछाले जा रहे हैं। देखिए, दोनों ही साइड्स के अपने अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। टीएमसी लगातार एलिगेशंस लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड था और ईवीएम्स के साथ टैंपरिंग हुई है। उनका एक बड़ा पॉइंट ये है कि वोटिंग के बाद भी आखिर ईवीएम की बैटरी 80 से 90% कैसे बची रह सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भारी मेजॉरिटी उनके पास है। उन्होंने टीएमसी पर पोस्ट पोल वायलेंस और उनके ऑफिसेज में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। बीजेपी की सिंपली एक ही डिमांड है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की जाए और पावर आराम से ट्रांसफर हो। खैर, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई हो तो सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं निकलता, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कानून इस पर क्या कहता है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कोई पॉलिटिकल सीट नहीं है, बल्कि है आर्टिकल 172। असल में ये आर्टिकल किसी भी स्टेट असेंबली की एक स्ट्रिक्ट एक्सपायरी डेट्स तय करता है, और बंगाल के केस में वो हार्ड डेडलाइन है 7 मई। सीधी सी बात है, चाहे कोई कितने भी दावे क्यों ना कर ले, 7 मई के बाद पुरानी असेंबली लीगली डेड हो जाएगी और नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना ही होना है। एक और जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अब सुनने में ये टर्म काफी हैवी लगता है, पर आर्टिकल 164 के अंडर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि सीएम तब तक ही अपनी कुर्सी पर है जब तक गवर्नर चाहे। लेकिन रुकिए, गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। इस प्लेजर का सीधा कनेक्शन होता है मेजॉरिटी सपोर्ट से। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, जो कि इस केस में क्लियरली नहीं है, तो टेक्निकली आप उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। तो अब जब पुराने सीएम हटना नहीं चाहते और नए लोग पावर लेना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में सारी पावर एक ही इंसान के पास आती है, गवर्नर। आइए देखते हैं गवर्नर आखिर कर क्या सकते हैं। ऐसी डेडलॉक के वक्त गवर्नर के पास एक ट्रांसपेरेंट अस्त्र होता है जिसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब है सीधे असेंबली आइए और प्रूफ कीजिए कि एमएलएज आपके साथ हैं। अगर आउटगोइंग सीएम रिजाइन नहीं करती हैं तो गवर्नर उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, 80 सीट्स के साथ 207 सीट्स वाली पार्टी के सामने फ्लोर टेस्ट जीतना मैथमेटिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और पता है क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के विकास सिंह या पीडीटी आचार्य, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। एक स्टेट में एक साथ 2 चीफ मिनिस्टर तो हो ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर में ब्लैक एंड व्हाइट है। जैसे ही गवर्नर नए सीएम को ओथ दिलवाएंगे, पुराने सीएम का टर्म ऑटोमेटिकली वहीं पर लीगली खत्म हो जाएगा। फिर आपका रिजाइन करना या ना करना मैटर ही नहीं करता।
अब इस करंट ड्रामा को समझने के लिए एक बार झांक कर देखते हैं कि पहले क्या होता आया है। हिस्ट्री और एक्सपर्ट्स के हवाले से ये मुद्दा और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में जब इलेक्शंस हुए थे, तब एमके स्टालिन ने क्या किया? रिजल्ट आते ही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को मानते हुए चुपचाप अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया। उससे पूरा ट्रांजिशन कितना स्मूथ रहा। बंगाल में दिक्कत ही यही है कि उस बेसिक डेमोक्रेटिक रूल को इग्नोर किया जा रहा है और इसी जिद की वजह से एक बिल्कुल अनोखा क्राइसिस खड़ा हो गया है। वैसे एक्सपर्ट्स इस बारे में एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। उनके हिसाब से ये कोई असली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, ये बस एक प्योर पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। आपको 2020 का डोनाल्ड ट्रंप वाला इलेक्शन याद है? हारने के बाद भी कंसीड नहीं करना, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये स्ट्रैटेजीज बेसिकली अपने वोटर्स का मोराल बनाए रखने के लिए होती हैं। कानून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपना रास्ता है। तो आखिर इस कहानी का दी एंड कैसे होगा? चलिए आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं कि ये डेडलॉक आखिर ब्रेक कैसे होगा। गवर्नर के पास बिल्कुल 1 2 3 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, फ्लोर टेस्ट कॉल करना। दूसरा, अगर सीएम इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाती हैं या मना कर देती हैं तो बिना किसी डिले के उनको डिसमिस कर देना। और तीसरा, जिस पार्टी के पास 207 सीट्स वाली मेजॉरिटी है उसे ऑफिशियली नई सरकार बनाने के लिए इनवाइट करना। ये प्रोसेस बिल्कुल सेट है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। टाइमलाइन देखिए, 5 मई को रिजल्ट्स आए और रेजिग्नेशन से इनकार हुआ। 7 मई को असेंबली की हार्ड डेडलाइन हिट हो जाएगी और खबरें आ रही हैं कि 9 मई को यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर नए सीएम का ओथ सेरेमनी प्लान्ड है। तो चाहे पॉलिटिकल रिटॉरिक कितना भी क्यों ना हो, उसे आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल कैलेंडर के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल जो सीधे हम सबको इफेक्ट करता है। जब पॉलिटिशियंस अपनी हवा बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स को इस तरह टेस्ट करते हैं, तो जनता के डेली कामकाज, स्टेट सर्विसेज और गवर्नेंस पर इसका क्या असर पड़ता है? ऐसे स्टैंड ऑफ्स डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से लोगों का भरोसा तो डगमगाते ही हैं, साथ ही नॉर्मल गवर्नेंस को भी रोक देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जीत की तरह अपनी हार को भी गरिमा के साथ एक्सेप्ट करना सीखें। और इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार।